एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के सामने। ये पहला चैप्टर हिस्ट्री का है 6th क्लास का, और इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज मैं आप सभी को इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को बताने वाला हूँ, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हिंदी में, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है, और इसके पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। पहला प्रश्न कहता है, पहला जो प्रश्न है इसका वो है, इसमें मैचिंग करने वाला, मैचिंग करना है, जिसमें है कि सुमेल करो। पहला जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुमेल करो। तो देखिए पहला जो इसका है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी जो है आखेट तथा संग्रहण का है, ये इसका पहले का आंसर है। दूसरा जो है मगध। मगध जो है वो पहला बड़ा राज्य था जो गंगा नदी के किनारे पे बसा था। तीसरा जो है वो है गोरो पहाड़ियाँ। तीसरा जो है वो गोरो पहाड़ियाँ हैं, ये आरंभिक कृषि के लिए माना जाता है। गोरो पहाड़ियाँ के अंतर्गत रहने वाले लोग जो थे, उन्होंने सबसे पहले कृषि के लिए शुरुआत किया था। तो ये ऑप्शन 3 है इसका। चौथा जो है वो कह रहा है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, वो था प्रथम नगर। प्रथम नगर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले शहरों का विकास यहीं पे हुआ था, इसी घाटी के किनारे हुआ था। पांचवा जो है गंगा घाटी, इसकी अगर बात की जाए तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर की बात, गंगा घाटी के किनारे ही 2500 वर्ष पहले जो सिटी बनी थी, जो शहरों का निर्माण हुआ था, वो यहाँ गंगा घाटी के किनारे ही हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक मुख्य अंतर बताओ। डिफरेंस बताना है इसके अंदर। अब डिफरेंस में देखते हैं कि क्या है। तो डिफरेंस में देखिए यहाँ पे पांडुलिपि और अभिलेख के बीच जो अंतर है उसे जानेंगे। तारपत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते थे। इसे ध्यान से देखिएगा कि तारपत्र, जो तारपत्र था और भोजपत्र था, उस पर जो हाथ से लिखी जाती थी उसे हम यहाँ पे पांडुलिपि कहते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए कि पत्थर और धातु जैसे कठोर सतहों पर खुदाई करके लिखे गए चीज़ों को हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिए कि जो पेड़ की पत्तियां थी, जो पेड़ की पत्तियां थी, उस पे जो हम लिखा करते थे, या फिर उस समय के जो लोग लिखा करते थे, उसे हम पांडुलिपि कहते थे। उसे हम क्या कहते थे? पांडुलिपि। लेकिन पत्थर या फिर चट्टान या फिर पहाड़ों के ऊपर जो खोद खोद के चीज़ों को लिखा जाता था, उसे हम कहते थे अभिलेख। ये चीज़ें ध्यान से समझने वाली बातें हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। रसीदा ने जो क्वेश्चन पूछा था उसे फिर से पढ़ना है और इसके क्या उत्तर हो सकते हैं वो बताना है। तो देखिए, रसीदा जानना चाहती थी कि हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, ये रसीदा जानना चाहती थी। रसीदा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम निम्नलिखित साधनों का मदद ले सकते हैं। मतलब किस चीज़ों से हम रसीदा के प्रश्न को जवाब दे सकते हैं। तो पहला जो है वो कह रहा है इसके बारे में हम प्राचीन ग्रंथ पुस्तकें को पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हम यदि पिछले किसी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये इतिहास की जानकारी होती है, जिसके लिए हम किताबों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, उपन्यासों को पढ़ते हैं। अभी के समय हम इंटरनेट का यूज भी करते हैं। वहीं दूसरी जगह पे कह रहा है पांडुलिपि और अभिलेखों से जानकारी हासिल होती है। उस समय क्या होता था कि जो राजा महाराजा थे वो अपनी जानकारियों को या तो पांडुलिपि या फिर अभिलेखों के माध्यम से संजो के रखते थे। तो इस चीज़ों के माध्यम से भी ये चीज़ें हमें पता चल सकती है। तीसरा कहता है प्राचीन खंडहर स्मारक से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो पुराने खंडहर हैं जहाँ पे मतलब 100, 200, 400, 500 सालों से कोई नहीं रहता है, वहाँ से भी हम इन सब चीज़ों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है? तो देखिए, पुरातत्वविद जो इतिहासकार होते हैं, जो पुरानी चीज़ों के ऊपर खोजबीन करते हैं, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। इन्हें अतीत से जो चीज़ें मिली, जैसे कि आभूषण, बर्तन, औजार, हथियार, खंडहर, ईंटें, मूर्तियाँ, सिक्के तथा दैनिक प्रयोग में अनेक छोटी छोटी चीज़ें प्राप्त हुई थी। इन चीज़ों में से जो औजार है, हथियार है, बर्तन हैं, मूर्तियाँ हैं, खंडहर हैं तथा दैनिक प्रयोग में अनेक छोटी चीज़ें जो है वो पत्थर की बनी हुई थी। अब पत्थर, आपको पता है कि अब हम मतलब किसी चीज़ का औजार बनाना चाहते हैं, हथियार बनाना चाहते हैं, बर्तन या मूर्ति बनाना चाहते हैं, तो ये सख्त होना चाहिए। सख्त होने के कारण ही ये ज़्यादा चल पाएगा, इसलिए ये सब चीज़ें जो थी वो पत्थरों से बनाई गई थी। और वहाँ से जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था
आपको यहाँ पे बता दें कि पुरातत्वविद जो लोग थे उन्होंने आभूषण, बर्तन, औजार, हथियार, खंडहर, इमारतें, ईंटें, मूर्तियाँ ये सब खोदने के बाद उन्हें प्राप्त हुआ था। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? अब देखो, प्राचीन काल में जहाँ शासक वर्ग के लोग अपनी विजय तथा महान कार्यों को एक यादगार के रूप में चट्टान और लौह स्तंभों पर लिखवा देते थे, जिसे हम अभिलेख के नाम से जानते हैं, वहीं साधारण स्त्री अपने कार्यों का कोई ब्यौरा नहीं रखते थे। उस काल में उन लोगों का जीवन बहुत ही कष्टकारी था, मतलब बहुत ही दिक्कतों से उनका जीवन चल रहा था। उन्हें केवल अपना पेट भरने के लिए भोजन की चिंता लगी रहती थी। अब देखिए, एक आम आदमी जो है, एक गरीब आदमी जो है, अभी के समय में आप देख लो ना, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के जीवन का लाइफ स्टाइल क्या होता है। एक अमीर आदमी जो होता है वो नए नए कार के बारे में सोचता है, एक गरीब आदमी 2 टाइम के भोजन के बारे में सोचता है। एक अमीर आदमी अच्छे अच्छे आईफोन के बारे में सोचता है, एक गरीब आदमी उसके रिचार्ज के बारे में सोचता है। मतलब ये कितना डिफरेंस है इनके बीच में। तब देखिए, वही है, इसी कारण से उस समय के जो गरीब लोग थे या कमज़ोर तबके के लोग थे, वो अपने जीवन का ब्यौरा रखने के कारण असमर्थ थे, वो ब्यौरा नहीं रख सकते थे। आशा करता हूँ कि 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जो तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन के भिन्नता को बता सकता है। तो देखिए, पहला जो है, राजा लोग ऐशो आराम के जीवन जीते थे, मतलब पूरा अय्याश थे, उनको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, घर में AC, DC, BC, कार सब था, तथा बड़ी शान से महलों में रहा करते थे, मतलब उनका जो घर भी था वो महल था। जबकि किसान खेतों में कठोर परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। देखिए, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के जीवन में यही एक बहुत कष्टकारी समय होता है, जहां अमीर आदमी अपने मतलब कि वो ये सोचते हैं कि वो उन लोगों के अंदर में क्या होता है, एक अमीर आदमी ना खाते खाते मरता है और गरीब आदमी जो है वो खाए बिना मरता है। यही है एक अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच में अंतर। देखिए, एक जगह जहाँ राजा ऐशो आराम से अपने जीवन जीते थे तथा परेशान से अपने महलों में रहा करते थे, वहीं पे देखिए दूसरी तरफ किसान खेतों में कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। पूरे दिन धूप में, बरसात में हल चला रहा है, मिट्टी कोड़ रहा है, उसके बाद जाके उन्हें कहीं 2 टाइम का भोजन नसीब होता था। वहीं पे आपको जो अगला पॉइंट है वो है राजा लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करता था, जबकि किसान पशुपालन खेती का काम किया करता था। अब देखिए, किसान जो है वो तो अब उसे आप राजा के साथ लड़ाई करने के लिए भेज दोगे तो ये संभव थोड़ी ना है, वो तो बेचारा मारा जाएगा, क्योंकि उसने सब दिन खेती किया है, वो कहाँ से वहाँ पे लड़ाई समझ पाएगा। तो वो काम राजा का था, वो क्षत्रिय का था। उस समय जो राजपूत हुआ करते थे क्षत्रिय, उनका था। तो राजा वहाँ पे सेना का नेतृत्व करता था किसी भी लड़ाई में, लेकिन जब किसान जो थे वो पशुपालन और खेती का काम करते थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है अतु, मतलब कि छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है एक अंक का, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन कहता है कई लाख साल पहले भारत के किस नदी के तट पर लोगों के रहने का प्रमाण मिलता है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी के तट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नर्मदा नदी के तट पर ही कई साल पहले भारत की नदी जो है उस पर लोगों के रहने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कहता है मानव के 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले किन फसलों का उत्पादन शुरू हुआ था? तो वो गेहूं और जौ का फसल का उत्पादन शुरू हुआ था। मानव ने 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ का ही खेती करना शुरू किया था। तीसरा क्वेश्चन को देखिए, अतीत की जानकारी के स्रोत कौन से हैं? अब अतीत की जानकारी के स्रोत की अगर बात की जाए तो वह है पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व। अगर अतीत से आपको कोई जानकारी जानना है, यदि आप हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पांडुलिपि और अभिलेख और पुरातत्व के माध्यम से ही आप इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में किस फसल का उत्पादन किया गया? वो चावल का किया गया था। सबसे पहला जो है वहाँ पे चावल का खेती किया गया था। दूसरी क्वेश्चन है कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? एक बड़ी नदी से मिलने वाली नदियों को सहायक नदी कहते हैं। क्या होता है कि छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो बहते बहते एक बड़ी नदी का निर्माण कर देती है। तो इस बड़ी नदी का जो है इस छोटी नदियों को सहायक नदियाँ कहा जाता है। मतलब ये सहायता कर करके इन्हें बड़ी नदियाँ बनाए हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? अभी हमने इसका डिस्कस किया था कि पांडुलिपि जो है वो ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखा जाता था। हम और जो अभिलेख है वो चट्टान और किसी कठोर धातु के ऊपर गोद गोद के लिखा जाता था। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु की सहायक नदियां के नाम लिखना है। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये जो 5 नदियां हैं ये सभी जो हैं वो सिंधु की सहायक नदियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु नदी के किनारे बस्तियों का विकास कब हुआ? लगभग 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे बस्तियों का विकास होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा के 4 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा के 4 सहायक नदियां हैं। पहला है यमुना, चंबल, सोन और कोसी। ये 4 जो नदियां हैं वो गंगा की हेल्पिंग रिवर है, सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कहता है गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे बस्तियों का विकास कब हुआ? लगभग 2500 साल पहले, सॉरी 2500 ईयर्स बिफोर आप कह सकते हैं कि गंगा के और इसकी सहायक नदियों के किनारे बस्तियों का विकास होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गंगा नदी की घाटी में प्राचीन काल में किस विशाल राज्य की स्थापना हुई? तो वो हुई थी मगध राज्य की। मगध राज्य की स्थापना हुई थी। उस समय गंगा नदी के किनारे मगध राज्य का स्थापना हुआ था। उस समय का यह सबसे बड़ा राज्य माना जाता था मगध, इसलिए इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये इंडस शब्द से हुई थी। इसके हिस्ट्री के बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में ही आपको बताने वाले हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे नाम पड़ा। तो यहाँ पे देखना है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है वो आपका इंडस शब्द से ही हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडस को संस्कृत में सिंधु नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस को अगर आप संस्कृत में बात करें तो इसे सिंधु के नाम से जाना जाता है। सिंधु, पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है भारत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखिए भारत शब्द का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। वो जो समूह था उसका नाम उन्होंने भारत या भारत के नाम से वो जाना जाता था। वो एक ग्रुप था जिसका नाम भारत था। तो अब उसके लिए फिर से आगे हमारे देश का नाम भारत रख दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि हाथ से लिखी गई पुस्तकों को हम पांडुलिपि कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ से लिखी गई पुस्तकों को हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि और भी क्वेश्चन बचे हैं। अब कोई भी क्वेश्चन हमारे शेष नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो आपके चैप्टर्स थे इसके सारे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो छोटे हो या बड़े हो, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि आपको इस क्वेश्चन को समझने में या किसी भी प्रश्न के उत्तर को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हुई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो को और बनाया जा सके। साथ ही साथ यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।